एक्टर विकी कौशल की न्यू मूवी सैम बहादुर 1 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये मूवी आज़ाद भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर बेस्ड है, जिन्हें पॉपुलरली सैम बहादुर भी कहा जाता है। आज की हमारी कहानी भी फील्ड मार्शल सैम बहादुर की जिंदगी पर ही है, जिसमें हम उनकी जिंदगी के सारे मेजर इंसिडेंट्स कवर करेंगे, इंक्लूडिंग कुछ कंट्रोवर्सीज भी, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत अप्स और डाउन्स आए। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। सैम मानेकशॉ का जन्म साल 1914 में अमृतसर के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पापा एक डॉक्टर थे। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मानेकशॉ फर्दर स्टडीज के लिए लंदन जाना चाहते थे, पर उनके पापा ने मना कर दिया और रीजन दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो और वो ऑलरेडी सैम से बड़े 2 बच्चों को लंदन से ही इंजीनियरिंग करवा रहे थे, सो वो एक और बच्चे को फाइनेंशियली बाहर पढ़ाने के लिए शायद ना अफोर्ड कर पाए। सैम ने नाराज होकर अमृतसर हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन ले ली। ये वो वक्त था जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। साल 1931 में अंग्रेजों ने इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी का गठन किया ताकि इंडियन सोल्जर्स को ऑफिसर्स बनने के लिए यहीं पर ट्रेनिंग दी जाए। इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एज लिमिट 18 से 20 रखी गई और ये एंट्रेंस एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया गया। ये एग्जाम साल 1932 में हुआ। सैम मानेकशॉ ने भी अपने फादर से नाराजगी के चलते ये एग्जाम दे दिया और वो इस एग्जाम में क्वालिफाई भी हो गए। फर्स्ट बैच में कुल 15 बच्चे ही क्वालिफाई हुए, जिनमें से सैम मानेकशॉ का रैंक 6 था। क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था, इसलिए सैम के साथ कुछ पाकिस्तान और बर्मा के भी कैडेट्स थे, जो आगे चल के अपने रिस्पेक्टिव कंट्री के कमांडर्स इन चीफ बने। समीउद्दीन बर्मा, मोहम्मद मूसा खान पाकिस्तान। ग्रेजुएट होने के बाद इन कैडेट्स को पहले ब्रिटिश आर्मी यूनिट के साथ अटैच किया गया, इसलिए सैम मानेकशॉ को 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स लाहौर में भेजा गया। इसके बाद आता है साल 1939, जब 2nd वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। जापानीज आर्मी ने बर्मा पर हमला कर दिया। क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के पास ऑफिसर्स की कमी थी, इसलिए मानेकशॉ को टेम्परेरी कैप्टन एंड मेजर अपॉइंट किया गया और उन्हें 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 4th बटालियन के साथ बर्मा भेजा गया। 1942 में जापानी आर्मी ने बर्मा पर हमला कर दिया। इसके रिप्लाई में सिटांग रिवर कैंपेन हुआ, जिसमें सैम मानेकशॉ ने भी पार्टिसिपेट किया। सैम ने पगोड़ा हिल पर जापानीज आर्मी के साथ लड़ाई लड़ी। सैम अपनी एक छोटी सी फौजियों की टुकड़ी के साथ जापानियों से लड़ रहे थे और वो जापानियों को पगोड़ा हिल से खदेड़ने में भी कामयाब हो गए। पर इस जंग में सैम एक लाइट मशीन गन की चपेट में आ गए, जिससे उनका स्टोमक बुरी तरह से ब्लीडिंग करने लगा। उनके इंटेस्टाइन तक में गोलियां लग चुकी थी। एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जनरल डेविड कोवन ने मानेकशॉ को पहले लड़ते देखा और अभी जिंदगी के लिए तड़पते देखा, तो उनकी बहादुरी से इम्प्रेस होकर वो मानेकशॉ के पास गए और अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन सैम को दिया और कहा कि ये मिलिट्री क्रॉस रिबन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो जंग के बाद जिंदा बचते हैं, इसलिए तुम्हें मरना नहीं है। शायद वो सैम को हौसला भी दे रहे थे कि वो अभी जीने की आस ना छोड़े। इसके बाद एक सिपाही मेहर सिंह, जिनका नाम बताया जाता है, उन्होंने सैम मानेकशॉ को बैटलफील्ड से इवैक्यूएट किया और 14 मील तक अपने कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास पहुंचाया। पर ब्रिटिश डॉक्टर ने सैम की हालत देखकर कहा, मैं इनका इलाज नहीं करूंगा, ये तो बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं। पर मेहर सिंह ने डॉक्टर को फोर्स किया कि तुम इनका इलाज करो। जब डॉक्टर की और मेहर सिंह की बहस चल रही थी, इतने में ही सैम को होश आ गया। ब्रिटिश डॉक्टर ने सैम से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था, जिसके जवाब में सैम ने कहा कि मुझे एक खच्चर ने लात मार दी थी। ब्रिटिश डॉक्टर उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस हुआ और कहने लगा कि तुम्हें तो बचाना ही पड़ेगा, और इसके बाद उस डॉक्टर ने सैम का इलाज शुरू किया। इसके बाद हम चलते हैं सीधा साल 1947, जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में आ गई, जिसके बाद सैम को 8th गोरखा राइफल में ट्रांसफ़र किया गया। सैम की ज़िंदगी का सबसे अहम इवेंट था साल 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। साल 1970 ईस्ट पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहता था। बांग्लादेश में फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस भी बांग्लादेशी लोगों पर जुल्म ढाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही थी और इसी जुल्म के चलते कई ईस्ट पाकिस्तान के लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में भाग के आ रहे थे। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त इतने लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए साल 1971 में उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि वो ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी के लिए हेल्प करेंगी। सैम उस वक्त आर्मी चीफ थे। इंदिरा गांधी ने अप्रैल 1971 में एक कैबिनेट मीटिंग बुलवाई, जिसमें सैम भी शामिल हुए।
इंदिरा गांधी ने सैम से पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो, जिसके जवाब में सैम ने कहा कि अभी नहीं, मोस्ट ऑफ द इन्फेंट्री डिविजन्स कहीं और डिप्लॉयड हैं और हमारे पास सिर्फ 12 कॉम्बैट टैंक रेडी हैं। ऊपर से मानसून भी आ रहा है। मानसून में ईस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर दरियाओं में फ्लड की कंडीशन बन जाती है और बादलों के चलते एयरफोर्स भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। जैसे ही कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई तो सैम ने इंदिरा गांधी को अपना रेजिग्नेशन भी ऑफर किया और कहा कि या तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो मैं रिजाइन करता हूँ, मेरी जगह किसी और ऑफिसर को अपॉइंट कर लो जो ये मिशन आपके लिए करेगा। पर इंदिरा गांधी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और पूछा कि तुम्हारा क्या प्लान है, जिसके जवाब में सैम ने कहा कि मुझे अपने हिसाब से प्लानिंग करने दो और मुझे किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बदले में मैं गारंटी देता हूँ कि हम ये जंग जीतेंगे। और इंदिरा गांधी ने भी उन्हें इजाजत दे दी। सैम ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें एक प्लान ये भी था कि लोकल बंगाली नेशनलिस्ट ग्रुप जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी, उनको आर्म्स और एम्यूनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस ग्रुप के सोल्जर्स का काम था कि वो पाक आर्मी को हरास करेंगे, उनके आर्म्स एम्यूनेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे। पाकिस्तान को भी दिख रहा था कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान ने प्लान किया कि वो इंडिया पर ही अटैक कर देगा। 3 दिसंबर को पाक आर्मी के एयरक्राफ्ट ने वेस्टर्न इंडिया यानी राजस्थान और पंजाब के कुछ एयर बेसिस पर हमला कर दिया और वार ऑफिशियली यहीं से शुरू हो गई। सैम मानेकशॉ ने ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक के लिए 3 प्रेंट स्ट्रेटजी बनाई, जिसके तहत ईस्ट पाकिस्तान पर नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट साइड से अटैक किया जाएगा और इस प्लान को लीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। इसके अगले दिन नेवी और एयरफोर्स ने भी अपना काम शुरू कर दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फुल्ली डोमिनेट भी हो गई। मुक्ति वाहिनी ने भी अपना काम अच्छे से किया। पाकिस्तान आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान में थी पूरी तरह से टूट गई। सैम ने दिसंबर 9, 11 और 15 को पाकिस्तान आर्मी को रेडियो मैसेज भेजा और कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है, तुम्हारी एयरफोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब तुम्हारे पास मदद का कोई भी आसार नहीं है, समुंदर से भी कोई नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे हमारी नेवी ने रास्ता बंद कर दिया है। मुक्ति वाहिनी के भी लोग तुम्हारे जुल्म से बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं और वो बदला लेने के लिए तैयार हैं। क्यों वक्त जाया कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने बच्चों के पास वापस जाओ? वक्त मत गवाओ, हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव ही करेंगे, सरेंडर करने में कोई भी शर्म नहीं। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. फाइनली पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर करने का फैसला किया। इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को कहा कि जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर के लिए साइन करेंगे तब तुम वहां पे जाकर प्रेजेंट रहो, पर मानेकशॉ ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जगजीत सिंह अरोड़ा जिन्होंने ये सारा प्लान लीड किया है वही वहां पर मौजूद रहेंगे, उन्हीं को वहां पर भेजो। आखिरकार 16 दिसंबर को पाक आर्मी चीफ आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। 1971 की ये जंग 12 दिन चली और 94,000 पाक सोल्जर्स ने सरेंडर किया। वर्ल्ड वार के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। सैम इसके बाद पर्सनली प्रिजनर ऑफ वार से मिलने जाते और इंश्योर करते कि उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है। उन्हें कुरान पढ़ने के लिए प्रोवाइड किया जाता, फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करने दिए जाते और शायद इन्हीं वजह से सैम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी घिर गए। वार खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि सैम को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बनाया जाएगा और वो आज़ाद भारत के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे। पर नेवी और एयरफोर्स के कुछ ऑब्जेक्शंस के चलते ये प्लान ड्रॉप किया गया। सैम मानेकशॉ को 15 जनवरी 1973 को रिटायर होना था, इसलिए 1 जनवरी 1973 को उन्हें आज़ाद भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया। 15 जनवरी 1973 को वो रिटायर हो गए, पर कंट्रोवर्सीज ने उनका रिटायरमेंट के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। एक टाइम तो ऐसी भी अफवाह चल रही थी कि वो शायद इंदिरा गांधी को हटाकर खुद देश का सरबराह बन जाएंगे, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या तुम मुझे हटाने की प्लानिंग कर रहे हो? जिसके जवाब में सैम ने कहा कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मेरी आर्मी के साथ छोड़ दो और कोई भी मेरे किसी काम में इंटरफेयर ना करे। ये सीन शायद आपने सैम बहादुर मूवी के ट्रेलर में भी देख लिया होगा। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते? कर नहीं सकता या करूंगा नहीं,
काबिलियत और नीयत का फर्क है प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद मई 2007 में एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जब फॉर्मर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे गौहर खान ने यह क्लेम किया कि 1965 की इंडो पाक वार के वक्त मानिक शाह ने 20,000 रुपए के लिए इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचे। पर इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद इन सभी इल्जामों को गलत करार दिया गया। 27 जून 2008 को फील्ड मार्शल सैम बहादुर की मौत हो गई और इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते उनका फ्यूनरल बिना मिलिट्री रिस्पेक्ट के किया गया। 94 साल की उम्र में उनकी मौत हुई और उनके आखिरी अल्फाज थे आई एम ओके, और इन्हीं अल्फाजों के साथ वो इस दुनिया से चल बसे। और इसी के साथ भारत के पहले फील्ड मार्शल की कहानी समाप्त हुई। आज अगर विकी कौशल की ये मूवी ना आती तो शायद हम में से कोई भी ना जानता या बहुत कम लोग जानते कि सैम बहादुर कौन थे और उनका भारत के लिए क्या योगदान है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल